नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बड़ा है तो क्या। 3 संतानों में गरिमा इकलौती बेटी थी। पिता ने बेटे बेटी में भेदभाव न करते हुए उन्हें भी बीए तक शिक्षा दिलाई। उनके पिता के एक सहकर्मी ने अपने भतीजे सुरेश के लिए गरिमा का हाथ मांगा। उस वक्त तो पिता कुछ नहीं बोले, लेकिन जब वे सुरेश और उसके परिवार वालों से मिले तो उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए और फिर एक शुभ मुहूर्त में उन्होंने गरिमा का विवाह सुरेश के साथ कर दिया। भरा पूरा ससुराल था गरिमा का। महीना भर सास ससुर और जेठ जेठानी के साथ रहकर वो पति के साथ रहने चली गई। 2 कमरों के किराए के मकान को उसने बड़े प्यार से सजाकर उसे घर बना दिया। महीने की पहली तारीख को सुरेश उनकी हथेली पर तनख्वाह लाकर रख देते। वो उन्हीं से घर चलाती और बचत भी कर लेती थी। 2 साल बाद प्रखर का जन्म हुआ। प्रखर के स्कूल जाने का समय हुआ तब विभोर उनकी गोद में आ गया और फिर वो उनके पालन पोषण में व्यस्त हो गईं। त्योहारों पर बच्चों को लेकर ससुराल जाती और अपने बच्चों को सिखाती कि जैसे तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे ताऊजी का सम्मान करते हैं और वो भी तुम्हारे पिता का ख्याल रखते हैं, वैसे ही तुम्हें भी आपस में मिलकर रहना है। एक दिन गरिमा किचन में काम कर रही थी तो उसे विभोर की तेज आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो विभोर कह रहा था, भाई आपने मेरी पेंसिल क्यों ली। गरिमा ने तुरंत उसे समझाया कि बेटे, प्रखर तेरा बड़ा भाई है, उससे ऊंची आवाज में बात करना तुझे शोभा नहीं देता। फिर उसने प्रखर को भी समझाया कि छोटे भाई को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। माँ की बात विभोर ने तो समझ ली, लेकिन प्रखर कभी कभी अपने छोटे भाई पर अपने बड़े होने का रौब झाड़ने का कोई मौका जाने नहीं देता था। गरिमा ने यह बात सुरेश से कही तो उन्होंने हंसकर कहा, अभी बच्चे हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। प्रखर की 12वीं परीक्षा हो जाने के बाद सुरेश ऑफिस से गृह लोन लेकर अपना घर बनवाना चाहते थे, लेकिन प्रखर ने मुंबई के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया और पिता से बोला कि वह एमबीए भी करना चाहता है। विभोर की पढ़ाई के लिए भी पैसे का इंतजाम करना था। तब गरिमा ही बोली, किराए का घर भी बुरा नहीं है जी, बच्चों का भविष्य बन जाए तो हमारी नैया भी पार लग ही जाएगी। इस तरह सुरेश ने घर का सपना त्याग कर प्रखर की पढ़ाई के लिए लोन ले लिया। विभोर भी अपने शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेकर पढ़ने लगा। इसी बीच सुरेश की भतीजी की शादी पड़ गई तो उसमें भी उन्हें सहयोग देना पड़ा। इस तरह एक साथ उन पर आर्थिक बोझ पड़ा, जिससे गरिमा ने बड़ी समझदारी से संभाला। एमबीए पूरा होते ही प्रखर को मुंबई में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। कुछ समय बाद उसने अपने लिए एक फ्लैट बुक कर लिया और साल भर बाद उसने नीति नाम की लड़की से विवाह कर लिया, जो उसके एक सहकर्मी की बहन थी। विभोर भी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर बिजली विभाग में नौकरी करने लगा। गरिमा ने एक मध्यम वर्गीय परिवार की शिक्षित कन्या विनीता के साथ उसका विवाह करा दिया। समय के साथ प्रखर एक बेटे अंश का पिता बन गया और विनीता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बेटे का नाम मनु और बेटी का नाम आध्या रखा। 30 त्योहारों पर दोनों भाई अपने परिवार के साथ आ जाते, जिन्हें देखकर उनके माता पिता खुश हो जाते थे। नौकरी से रिटायर होने के बाद सुरेश पत्नी संग आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगे। जब मन करता तो वो अपने भाई से मिलने घर चले जाते, कभी प्रखर के पास तो कभी छोटी बहू से सेवा कराने विभोर के पास चले आते थे। कुछ समय बाद सुरेश अस्वस्थ रहने लगे।
अपना अंत समय देखकर उन्होंने दोनों बच्चों से इतना ही कहा कि आपस में मिलकर रहना। पति का साथ छूट जाने पर गरिमा जी बहुत रोई थी। जीने की इच्छा न होते हुए भी जीना उन्हें बोझ सा लगने लगा था। तब प्रखर और विभोर दोनों ही उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए। उन्होंने सोचा, विभोर के पास 2 ही कमरे हैं, मेरे रहने से तो उसे परेशानी होगी, इसलिए वो प्रखर के साथ रहने चली गईं। समय समय पर विभोर उनका हालचाल लेता रहता और कहता रहता कि आपको किसी भी तरह की तकलीफ होगी तो मैं तुरंत आपको लेने आ जाऊंगा। प्रखर के घर में गरिमा जी एडजस्ट हो गईं। उन्हें खाली बैठना पसंद नहीं था, तो थोड़ा बहुत किचन का काम और साफ सफाई करने लगती। इसी तरह 2 महीने बीत गए। एक दिन प्रखर बोला, माँ, कल बैंक चलकर मैं आपके पेंशन वाले अकाउंट को अपने में ट्रांसफर करवा लेता हूँ। मैंने बैंक मैनेजर से बात कर ली है, आपको बस एक साइन करना है। जब आपको जरूरत होगी तो मैं आपको पैसे दे दिया करूंगा। गरिमा जी बेटे की मंशा समझ गईं। वे मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, यही तो एक मेरा अपना है, और फिर इसी बहाने मैं थोड़ा बाहर भी निकल जाती हूँ। माँ का जवाब उसे अच्छा नहीं लगा। तब से वह उनसे खिंचा खिंचा सा रहने लगा। नीति भी उनके साथ रूखा व्यवहार करने लगी। बात बात पर उनसे चिढ़ने लग जाती थी। इस परिवर्तन का कारण वो समझ गई थी। बचपन से तो वो प्रखर की हर बात को मानती आई थी, लेकिन अब नहीं। देना होगा भी तो वो दोनों बेटों को देंगी। एक दिन गरिमा जी अपने 10 वर्षीय पोते के साथ खेल रही थी। उन्हें थोड़ी सी खांसी होने लगी। नीति उसी समय मार्केट से आई थी। सास को खांसते देख उसने तुरंत बेटे को उनके पास से खींच लिया और घर की आया को बोली, सुन चंदा, अंश को उसकी दादी से दूर ही रखना, खांसती रहती हैं। अंश को इन्फेक्शन हो गया तो? सुनकर तो वो तिलमिलासी गई थी। रविवार का दिन था। नीति ने घर पर किटी पार्टी रखी थी। सहेलियों के आते ही गरिमा जी ने कॉफी बना दी। एक दिन पहले ही नीति ने उनसे मीठे बोल बोलकर गाजर का हलवा और दही बड़े बनवा लिए थे। उन्हें गरम गरम पूड़ियां तल दी तो आया ने पनीर की सब्जी और दही बड़े के साथ परोस दी। गाजर का हलवा बाउल में रखकर वे स्वयं सर्व करने लगी तो नीति को अच्छा नहीं लगा। उन्हीं में से एक ने पूछ लिया, नीति, ये तुम्हारी मेड है? नीति तपाक से बोली तो गरिमा जी चकित रह गईं। वहीं पास में बैठा प्रखर लैपटॉप पर काम कर रहा था। उन्होंने बेटे की तरफ देखा जो अनसुना करके बैठा रहा। गरिमा जी अपने कमरे में आकर रोने लगी। मन किया कि अभी यहाँ से विभोर के पास चली जाएं, लेकिन फिर याद आया कि वह तो खुद उस छोटे घर में बड़ी मुश्किल से रह रहा है। उनके वहां जाने से तो विभोर की परेशानी बढ़ जाएगी और ये वो हरगिज नहीं चाहेंगी और ना ही आज के बारे में विभोर को कुछ बताएंगी। उसी समय विभोर का फोन आ गया। माँ का भीगा स्वर सुना तो वो समझ गया कि कोई तो बात हुई है। उसने माँ से मिलने के लिए रात की ट्रेन पकड़ ली। गरिमा जी का चश्मा टूट गया था। उसे बनवाने के लिए वो बेटे से कहती तो वह कल परसों का बहाना बनाने लगता। किसी काम से वो ड्राइंग रूम में आ रही थी कि दिखाई दिया नहीं और उनसे ठोकर लगकर मेज पर रखा फूलदान गिर गया। बस प्रखर आपे से बाहर हो गया और दांत पीसकर उनसे बोला कि जब आंख में रतौंधी है तो कमरे से निकलती क्यों है। उसी समय विभोर ऑटो से उतरकर प्रकाश के फ्लैट का डोरबेल बजाने जा रहा था कि उसे माँ के लिए प्रखर के शब्द सुनाई दिए तो वह खुद पर काबू ना रख सका और घर के भीतर आते ही प्रखर से उलझ गया। उसने कहा कि अब मैं माँ को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा।
अच्छा, मैं भी देखूं कैसे ले जाएगा, प्रखर बोला। दोनों में बहस होने लगी। भाई, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं, विभोर चीखा। अच्छा, तो तू अब मुझे मेरी हद बताएगा। तूने अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं किया तो मैं क्यों करूंगा, प्रखर ने तमतमाते हुए कहा। अपने दोनों बेटों को झगड़ते देख गर्मा जी का कलेजा छलनी हो रहा था। वो धम्म से सोफे पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से सिर पकड़कर सोचने लगी कि ऐसी शिक्षा तो मैंने इन्हें कभी नहीं दी थी। फिर क्यों ये सब, हे भगवान। प्रखर बोला कि तेरी औकात है क्या? फिर तो विभोर ने भी उससे पलटकर जवाब दे दिया कि माँ का अपमान करके तो आपने अपनी औकात तो दिखा ही दी। इस बात पर प्रखर ने विभोर का कॉलर पकड़ लिया। तब विभोर बोला कि आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। बातें बढ़ती ही जा रही थी। प्रखर विभोर पर हाथ उठाने ही वाला था कि गर्मा जी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और चीखते हुए बोली, नालायक, छोटे भाई पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? इसने भी तो बड़े भाई का लिहाज नहीं किया, सारी हदें पार कर दी। कौन सी हदें? कैसा बड़ा भाई? गर्मा जी चीखी और प्रखर को बोली, रिश्तों की सभी सीमा रेखाएं तो तू उसी दिन पार कर गया था जब तेरी पत्नी ने मुझे नौकरानी कहा और तू चुपचाप सुनता रहा था। इतनी कमाई होने के बाद भी तू अपनी बूढ़ी माँ की पेंशन पर आंखें गड़ाए हुए है। एक फूलदान क्या टूट गया, तूने तो तमाशा ही कर दिया। बड़ा है तो क्या, तुझे किसी से कुछ भी कहने का, कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया है? बड़े बेटे या बड़े भाई होने का कौन सा कर्तव्य तूने निभाया है? मैं तेरा बड़ा घर देखकर तेरे पास रहने नहीं आई थी, बल्कि विभोर पर अपनी जिम्मेदारियां डालना नहीं चाहती थी। उसका घर छोटा ही सही, परंतु दिल तो बड़ा है। अपनी माँ के लिए वह समय निकालना जानता है। कद्र कराने का इतना ही शौक है तो पहले कद्र करना तो सीख। कहकर उन्होंने एक हाथ में अपना बैग लिया और दूसरे हाथ से विभोर का हाथ पकड़कर, चल विभोर, कहकर वह बाहर निकल गई। विनीता और उसके बच्चों ने बड़े उत्साह से गरिमा जी का स्वागत किया। अगले महीने की 1 तारीख पर उन्होंने कुछ रुपए विभोर की हथेली पर रख दिए। विभोर उसे लौटाते हुए बोला, माँ, मेरे घर में सुविधाएं कम ही सही, लेकिन यह आपका है। हमें आपके पैसे की नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ये सुनकर गरिमा जी की आंखें खुशी से छलछला उठी। तभी मनु और आद्या दादी कहानी कहते हुए उनकी गोद में आकर बैठ गए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।